अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन और टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है और कैसे होती है। हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है और कैसे होती है, तो इस लेक्चर में हमने ये टॉपिक डिस्कस करना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कोई एटम जो है उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। ये हम कैसे मालूम करेंगे कि कोई एटम है उसमें sp2 है, sp3 है, sp है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसको हम मालूम करेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं व्हाई डज हाइब्रिडाइजेशन कैन टेक प्लेस and how hybridization take place, why and how hybridization take place, क्यों और कैसे हाइब्रिडाइजेशन का अमल होता है। तो पहले डिफिनीशन लिखते हैं, फिर ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास कोई एक एटम हो गया, देख ले ज़रा। तो न्यूक्लियस और इसका ये फर्स्ट शेल, अच्छा तो फर्स्ट शेल में यहाँ पर n की वैल्यू है 1 और यहाँ पर n की वैल्यू है 2। तो इसमें 1s, यहाँ पर क्या है, ये 2s और 2p है। तो 1s में ये एक ऑर्बिटल s सब शेल में, 2s में एक ऑर्बिटल और p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और ये pz हो गए। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये सेकंड शेल में जो ऑर्बिटल, अच्छा फर्स्ट शेल की एनर्जी कम है, सेकंड शेल की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो सेकंड शेल में जो दो सब शेल्स हैं 2s और 2p, इनके ऑर्बिटल्स दो तरीक़ों से मुख्तलिफ है। नंबर एक, इसका जो ऑर्बिटल है ये स्फेरिकल होता है। किस तरह होता है, स्फेरिकल। और p का ऑर्बिटल किस तरह होता है, p का ऑर्बिटल होता है डम्बेल शेप। किस तरह होता है, डम्बेल शेप होता है। तो अकॉर्डिंग नंबर एक, तो इनकी क्या होती है, शेप्स मुख्तलिफ है। और नंबर दो, अकॉर्डिंग टू अफबा प्रिंसिपल, ये 2s हो गया और ये 2p का ऑर्बिटल है। तो अफबा प्रिंसिपल के मुताबिक, अफबा प्रिंसिपल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू अफबा प्रिंसिपल, एनर्जी ऑफ 2s इज़ लेस देन 2p। तो यहाँ पर ये देख ले ज़रा, ये है हमारे पास 2s ऑर्बिटल और ये हो गया 2p ऑर्बिटल। तो 2s का ऑर्बिटल ये स्फेरिकल और p का ऑर्बिटल ये किस किस्म का है, डम्बल शेप। और 2s की एनर्जी फ़र्ज कर ले कितनी है। लास्ट एग्जांपल में यहाँ पर मैंने 10 सपोज किया था तो 10 जूल्स, और इसकी एनर्जी 14 सपोज किया था तो ये 14 जूल्स है। तो ये 2s और 2p के ऑर्बिटल दो तरीक़ों से मुख्तलिफ हो गए, शेप्स मुख्तलिफ है और नंबर दो एनर्जी मुख्तलिफ है। तो ये ऑर्बिटल्स कि जिनके शेप्स मुख्तलिफ है और एनर्जी मुख्तलिफ है, ये मिलकर नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी शेप्स भी एक जैसी होती हैं, उनकी एनर्जी भी आपस में बराबर होती है और तादाद भी इतनी होती है जितने ऑर्बिटल आपस में पहले से मिलते हैं। तो इन ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है और इस अमल को क्या कहा जाता है, इस अमल को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट एनर्जीज टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप्स, सेम एनर्जी एंड सेम नंबर इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स of different shapes and different
energies to form new orbitals of same shapes, energies and number is called hybridization. And the new orbitals found are called hybrid orbitals. What is hybridization? The mixing of orbitals of different shapes, different energies to form new orbitals of same shapes. ये जो नए ऑर्बिटल्स बन जाते हैं इनकी आपस में शेप्स एक जैसी होंगी, इन की तरह नहीं होंगी। ये जो पहले से मिलते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है इनकी तरह नहीं। ये जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जितने भी बन जाते हैं उन सब की आपस में शेप्स एक जैसी होंगी, उनकी एनर्जी भी आपस में क्या होंगी, सेम होंगी। तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई, ये 12 जूल हो गई और इसकी एनर्जी भी कितनी हो गई, 12 जूल हो गई। तो ये जो नए ऑर्बिटल बन गए इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है और इस अमल को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो व्हाई डज हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस? व्हाई डज हाइब्रिडाइजेशन can take place? हाइब्रिडाइजेशन क्यों वाक़या होती है? तो जब एक एटम वो दो सब शेल्स के ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व करता है, यानी एक एटम के जब डिफरेंट ऑर्बिटल डिफरेंट सब शेल्स के ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो उस दौरान हाइब्रिडाइजेशन होती है। क्यों? क्योंकि यानी यहाँ पर देख लो ज़रा, जब ये S अगर यहाँ पर ये सिर्फ p ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, लेकिन अगर ये S ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं तो चूंकि इनकी एनर्जी मुख्तलिफ है तो इनको इनसे सेम एनर्जी ऑर्बिटल बनाने के लिए इनमें हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो व्हेन ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट सब शेल्स taking part in bond formation then hybridization is necessary for this condition। यानी जब एक एटम में मुख्तलिफ सब शेल्स के ऑर्बिटल जो होते हैं, यानी S है, P है या SP और D है, तीन भी हो सकते हैं, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं तो चूंकि S, P और D उनके शेप्स मुख्तलिफ होते हैं और नंबर 2 उनकी एनर्जी भी मुख्तलिफ होती है, तो इसीलिए उनमें हाइब्रिडाइजेशन का अमल क्या होता है, ज़रूरी होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो व्हेन ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट subshells, for example S, P and also D take part, then in this case hybridization is necessary। क्यों नेसेसरी है? वाई हाइब्रिडाइजेशन इज नेसेसरी? तो जब S, P और D सब शेल के ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं तो फिर उस सूरत में हाइब्रिडाइजेशन क्यों ज़रूरी है? तो चूंकि इनके शेप्स मुख्तलिफ होते हैं और इनके एनर्जीज मुख्तलिफ होती हैं तो जब बॉन्ड बनती है तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए चूंकि एक एटम जितने बॉन्ड्स बनाते हैं उन सारे बॉन्ड्स की बॉन्ड फॉर एग्जांपल मीथेन है तो मीथेन में यानी CH4 तो उसमें कार्बन और उसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं, तो सारे बॉन्ड्स की जो स्ट्रेंथ है वो एक जैसी हैं।
अगर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन न होती तो इसमें एक बाण जो था वो स्ट्रांग होता और 3 बाण कंपेरेटिवली क्या होते, वीक होते। तो इसको मैं डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर विकास, इट इज़ विकास, इसकी वजह क्या है? नंबर 1, दे हैव डिफरेंट energies, और नंबर 2, they have different shapes। तो इसी वजह से चूँकि एनर्जीज मुख्तलिफ है, शेप्स मुख्तलिफ है, तो जो बाण बन जाते हैं उन बाण की जो नेचर है वो भी मुख्तलिफ होंगी। यानी एक ही एटम है तो उनमें यानी एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख ले ज़रा, फॉर एग्जांपल CH4 है। अगर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन वाक़या ना हो जाए, ये क्या है, CH4 है, तो यहाँ पर अगर हाइब्रिडाइजेशन वाक़या ना हो जाए तो ये 2 तरह के बॉन्ड्स होंगे। किस तरह होंगे तो वो एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर देख ले कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। तो कार्बन का जब एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 और 2p2 है। 1s में 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, और p में क्या है, इसमें 3 ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, ये है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कार्बन का क्या है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर यहाँ पर कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन न होती तो सिर्फ ये बी के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते। जब ये 2 ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते तो कार्बन क्या होता, ये डाई वैलेंट होता। ये क्या होता, ये डाई वैलेंट होता, यानी ये 2 बॉन्ड बना लेता। लेकिन एक्चुअली कार्बन क्या है, कार्बन टेट्रावेलेंट है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जहाँ पर भी हो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो जब ये 4 बॉन्ड्स बनाता है 1s2 2s2 और 2p2, तो अब जब कार्बन रिएक्शन करता है तो एक इलेक्ट्रॉन 2s से चला जाता है 2p में। तो किस तरह होंगी, तो यहाँ पर देख ले ज़रा, एक्साइटेड स्टेट कार्बन ये, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s1 और 2p3 हो जाता है। 1s ये 2, 2s में ये 1 और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2, और इसमें ये 1 और 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 4 ऑर्बिटल्स हो गए। जब ये 4 ऑर्बिटल्स हो गए, ये इसको क्या कहा जाता है, इसको ट्रांजिशन एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्साइटेड स्टेट। अब अगर इस एक्साइटेड स्टेट के दौरान बॉन्ड बनती है तो ये 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। तो ये 4 बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब हो गए तो 4 बॉन्ड्स तो बना लेता है कार्बन, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है। तो ये p के जो 3 ऑर्बिटल है ये डम्बल शेप है, डम्बल शेप, और इसका ऑर्बिटल क्या है, स्फेरिकल है। यहाँ पर ये किस तरह होगा, इसकी एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो जब ये 3 p ऑर्बिटल यानी ये कार्बन है, ये देख ले ज़रा कार्बन, और इसके साथ यहाँ पर ये क्या है, हाइड्रोजन, और ये है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन का S और S, यहाँ पर कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है, P, और ये P, और ये क्या है, P। यहाँ पर हाइड्रोजन का S है और कार्बन का S ऑर्बिटल ओवरलैपिंग क्या है, यानी ये कार्बन के S और हाइड्रोजन के S ऑर्बिटल से ये बॉन्ड बन गया है। तो ये 3 बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन के S और कार्बन के P, 1 2 3, 1 2 3, और ये चौथा बॉन्ड जो है ये कार्बन के S और हाइड्रोजन के S ऑर्बिटल से बन गया है। तो यहाँ पर ये 3 बॉन्ड जो है ये जो कि sp ओवरलैपिंग से बन गए हैं, sp ओवरलैपिंग से। इन 3 बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ क्या होंगी, ज़्यादा होंगी।
और इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या है, जो SS ओवरलैपिंग से बना हुआ है, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होंगी, कम होंगी। नंबर 1। नंबर 2, चूंकि इसकी एनर्जी कम है तो यहाँ पर ये बॉन्ड जो है हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के S और कार्बन के S से जो बॉन्ड बन गया है, इसकी एनर्जी कम है तो ये स्ट्रांगर होंगी, इसकी ब्रेकडाउन के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होंगी, और ये बॉन्ड जो है ये वीक होंगी, इनकी ब्रेकडाउन के लिए कम एनर्जी दरकार होंगी। यानी ये दो बॉन्ड्स जो बन गए कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, दो तरह के बॉन्ड्स बन गए, कार्बन का P, हाइड्रोजन का S, ये तीन बॉन्ड जो है S और P के ओवरलैपिंग से बन गए हैं, और चौथा बॉन्ड जो है ये SS ओवरलैपिंग से बन गया है। तो नंबर 1 इनमें फ़र्क ये होगा कि ये तीन बॉन्ड जो है P ऑर्बिटल इज लेंथी देन S ऑर्बिटल। S ऑर्बिटल स्फेरिकल है, शॉर्ट है, और P ऑर्बिटल लंबा होता है। तो ये तीन बॉन्ड लेंथ जो है ये ज़्यादा होंगी, ये तीन बॉन्ड की जो लेंथ है ये ज़्यादा होंगी, और इस बॉन्ड की जो लेंथ है वो कम होंगी। लेकिन एक्चुअली मीथेन में जितने भी बॉन्ड्स हैं उन सब की बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम है। सारे चार के चार बॉन्ड जो है उनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम है। यानी 1.1 एंगस्ट्रम या 1.10 एंगस्ट्रम ये ले लें। नंबर 3, ये दो बॉन्ड जो है ये बॉन्ड ये S ओवरलैपिंग से, और ये तीन बॉन्ड जो है ये SP ओवरलैपिंग से बन गए हैं। तो इनकी जो नेचर है वो भी, यानी इनकी ब्रेकडाउन के लिए जो एनर्जी दरकार होगी वो भी मुख्तलिफ होंगी। लेकिन इस तरह नहीं है, सारे बॉन्ड्स की जो स्ट्रेंथ है वो एक जैसी है। तो दो डिफरेंसेस हो गए। यानी अगर ये इस दौरान बॉन्ड बन जाती हैं तो यहाँ पर क्या हो जाती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है तो वो डिस्कस करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर इस हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करने से के लिए हम इनका एनर्जी डायग्राम देखते हैं। तो कार्बन जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 और 2p2 है। तो ये क्या है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कार्बन का। यानी कार्बन जब आम हालात में होता है तो 1s2, 2s2 और 2p2। अगर ये सिर्फ ये अनपेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं तो ये क्या होंगी, ये सिर्फ दो बॉन्ड बनाएंगी, कार्बन डाइवेलेंट होती। लेकिन यहाँ पर चूंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो जब ये रिएक्शन करता है तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी हासिल करके 2p में चला जाता है। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s1 और 2p3। इसको कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। अब यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट के दौरान कार्बन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो कार्बन के साथ ये अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 हो गए। तो अगर इस एक्साइटेड स्टेट के दौरान कार्बन बॉन्ड बनाता है तो चूंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, इसका शेप स्फेरिकल है, उसकी शेप डम्बल शेप है, वो क्या है, वो डम्बल शेप रखती हैं और ये स्फेरिकल शेप। तो ये तीन इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ तो इनकी लेंथ ज़्यादा होगी, और ये ऑर्बिटल ये इलेक्ट्रॉन जब यानी S ऑर्बिटल जब हाइड्रोजन के S के साथ बॉन्ड बनाती है तो इसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी। नंबर 2, इसकी एनर्जी कम है, ये स्ट्रांग बॉन्ड बनाएंगी हाइड्रोजन के S के साथ, इसकी ब्रेकडाउन के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होंगी। उसकी एनर्जी ज़्यादा है, वो वीक बॉन्ड बनाएंगे, उसकी ब्रेकडाउन के लिए कम एनर्जी दरकार होंगी। यानी ये बॉन्ड वीकर होंगे और ये बॉन्ड स्ट्रांगर होंगे। तो दो डिफरेंसेस हो गए, बॉन्ड लेंथ की डिफरेंस है और नंबर 2 बॉन्ड एनर्जी की डिफरेंस हो गई। लेकिन यहाँ पर जब ये 4 बॉन्ड्स बन जाते हैं, अच्छा तो इसकी स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ होंगी, स्ट्रक्चर भी और किस्म की होंगी। स्ट्रक्चर इनमें क्या होती है, 90 डिग्रीज होती है, PX, PY, PZ, यानी ये एंगल्स मुख्तलिफ होंगे, 90 डिग्री एंगल्स होंगे इसमें। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन चूँकि कार्बन में मुख्तलिफ किस्म की हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 है, sp2 है और sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ये एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलकर 4 नए ऑर्बिटल्स बना लेती हैं। क्या होती हैं, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। तो यहाँ पर ये 1s2 अपनी जगह पर रह गया, इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। तो यहाँ पर 4 नए ऑर्बिटल्स बन गए, 1, 2, 3 और 4, 1, 2 और इसमें क्या है, ये 1 और 1। तो चूंकि 4 ऑर्बिटल बन गए हैं तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स।
इनको क्या कहा जाता है? 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यानी एक s और 3p ऑर्बिटल मिलकर 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? 4, चूंकि 4 नए ऑर्बिटल बन गए। sp3 क्यों? एक s और 3p ऑर्बिटल के मिलाप से बन गए हैं, तो इसी वजह से इनको sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। और इस अमल को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। ये जो ऑर्बिटल है इसको sp3, इसको भी क्या कहा जाता है? sp3, इसको भी sp3 और इसको भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। तो हर एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में s के करेक्टर भी होते हैं और p के करेक्टर भी होते हैं। s के करेक्टर कितने हैं? ये है 25% और p के करेक्टर होते हैं 75%। तो sp3 hybridization, the phenomenon of mixing up of one s and 3p orbital to form new 4 equivalent orbitals is called sp3 hybridization। तो कार्बन जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो ये कार्बन है, तो इसका ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये तीसरा sp3 और ये चौथा sp3 है। तो ये sp3 और ये sp3 और ये sp3 और ये क्या है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पर इनमें एंगल कितने की होंगी? 90 डिग्री, ये 90, ये 90 और ये क्या है? 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है। लेकिन विस्पर थ्योरी के मुताबिक ये क्या होंगे? इसमें रिपल्शन ज़्यादा होंगी, तो रिपल्शन को कम करने के लिए ये ज़्यादा फासले पर चले जाएंगे। तो इसका कौन सा स्ट्रक्चर हो जाता है? कार्बन। तो ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये दूसरा sp3 हाइब्रिड और ये तीसरा sp3 और ये चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो इनके साथ हाइड्रोजन का यहाँ पर ये s ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, यहाँ पर हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, यहाँ पर हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना लेती हैं। तो कार्बन और इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, दूसरा हाइड्रोजन ये, तीसरा हाइड्रोजन ये और चौथा हाइड्रोजन ये चौथा हाइड्रोजन जो कि बूट पर शॉर्ट दिखाई देता है, ये लेंथ कम दिखाई देता है, ये लेंथ कम नहीं है, ये उधर बूट, ये चूंकि 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, बिल्कुल इस किस्म का स्ट्रक्चर है। देख ले जरा, ये दूसरा और ये तीसरा और ये स्ट्रक्चर है, तो ये उधर बूट की तरफ होती है। तो बूट की तरफ होने की वजह से तो इसका जो लेंथ है वो कम हो जाता है। यानी ये एक sp3, दूसरा sp3, तीसरा और ये चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। तो इनमें एंगल कितने की होती है? 109, 109.5, 109.5, यानी ये टेट्राहेड्रॉन एंगल है और ये जो स्ट्रक्चर बन जाती है इसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग करती है इस sp3 के साथ, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ, चौथा इसके साथ ओवरलैपिंग करके 4 बॉन्ड्स बनाती हैं। तो ये सारे बॉन्ड लेंथ जो है वो एक जैसे हो गए, ये और इनमें एंगल भी सेम है। और इसके अलावा इनका जो क्या है एनर्जी है वो भी सेम होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर बन गया, देख ले ज़रा ये। और इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? इसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहा जाता है। और इनमें एंगल कितने की होती हैं? एंगल जो है 109.5 डिग्री, यानी सारे एंगल जो है वो सेम होंगे, 109.5 डिग्री और 109.5 डिग्री एंगल को टेट्राहेड्रॉन एंगल कहा जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है? जवाब दोबारा सुन लें। अगर यहाँ पर ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं वीबीटी के मुताबिक, तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं तो कार्बन शुड बी डाइवेलेंट, लेकिन कार्बन एक्चुअली क्या है? ये टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड बनाती हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि ये इससे इलेक्ट्रॉन जाकर उस पी में चला जाता है। तो 1, 2, 3, 4, तो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब जब कार्बन बॉन्ड बनाता है
तो इसमें s और p सब शेल के ऑर्बिटल दोनों हिस्सा लेते हैं। तो जब एक एटम के 2 सब शेल्स के या 3 सब शेल्स के डिफरेंट सब शेल्स के ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं तो उस सूरत में हाइब्रिडाइजेशन ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि उनकी शेप्स मुख्तलिफ होती है, उनकी एनर्जी क्या होती है वो मुख्तलिफ होती है। तो सेम शेप्स और सेम एनर्जी ऑर्बिटल हासिल करने के लिए उनमें हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो बाज़ लोग कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पर होती है, नहीं बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, वो एक्साइटेड स्टेट के दौरान बॉन्ड बन जाती है, लेकिन ये गलत है। क्यों? 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख ले ज़रा, 2s2 2p2 ये ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनता है। एक्साइटेड स्टेट 1s2 2s1 और 2p3, तो यहाँ पर ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड तो बन सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर 4 बॉन्ड्स बन जाए तो ये 3 बॉन्ड जो है इनकी लेंथ ज़्यादा होंगी, एक बॉन्ड की लेंथ जो है वो कम होंगी। लेकिन कार्बन में क्या है, सारे जो 4 के 4 बॉन्ड है उनकी लेंथ क्या है, कार्बन हाइड्रोजन की लेंथ वो सेम है। सबकी इस लेंथ कितनी है, ये है 1.11 एंगस्ट्रॉम, ये भी इतनी है, और ये भी कितनी है 1.11 एंगस्ट्रॉम, और ये भी 1.11 एंगस्ट्रॉम है। इसी तरह इनमें एंगल कितनी है, एंगल भी सब में 109.5 डिग्री है, इसीलिए इनमें हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 3 p ऑर्बिटल मिलकर 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं। इस अमल को क्या कहा जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में इसके करेक्टर होते हैं 25% और p के करेक्टर क्या होते हैं, वो होते हैं 75%। दूसरी बात यह कि हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए कौन से रूल्स हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि कम से कम यानी जितने ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं कम से कम उनमें एक ऑर्बिटल की जो शेप है और एनर्जी है वो इनसे क्या होंगी, बाकी से मुख्तलिफ होंगी। यानी नंबर 1, they must have the orbitals taking part in hybridization. The orbitals taking part in hybridization, नंबर 1 उनके लिए शराइत क्या है, must have small energy difference, small energy difference, must have small energy difference, यानी उनका एनर्जी जो है उनमें थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए। किस तरह, तो अगर सबकी एनर्जी एक जैसी है, ये 1 2 3, तो एनर्जी सेम है, शेप्स भी सेम, जब एनर्जी सेम है शेप्स भी सेम है तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, यानी एनर्जी में थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए। 2s और 2p की एनर्जी क्या है, उसमें से थोड़ा सा फ़र्क है। ये 1s इसके साथ हिस्सा नहीं लेती हैं, क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। 1s क्यों हिस्सा नहीं लेती हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। नंबर सेकंड क्या है, नंबर सेकंड ये है कि एनर्जी डिफरेंस एक ही शेल से उनका ताल्लुक हो, ऑफ वैलेंस शेल, यानी दे मे बी ऑफ वैलेंस शेल, यानी आखिरी शेल के ऑर्बिटल्स होंगे। देख ले ज़रा, कोई एक एटम है तो उसमें फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है, तो सेकंड शेल में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, हाइब्रिडाइजेशन लास्ट शेल में जो सब शेल्स होते हैं उनमें होती हैं, या n-1 में भी उनमें हाइब्रिडाइजेशन होती है। उनकी एनर्जी डिफरेंस अगर कम हो तो फर्स्ट और सेकंड शेल की ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते हैं, सेकंड शेल के ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, सेकंड थर्ड के आपस में नहीं करते हैं, थर्ड और फोर्थ वो आपस में हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं, चूँकि उनका एनर्जी डिफरेंस क्या होती है, कम होती है। यानी 3d है, 4s है और 4p, तो 4s और 4p की एनर्जी जो 4s की एनर्जी 3d से क्या है, वो कम है, 3d की पर ज़्यादा है और 4p के और से भी ज़्यादा है, तो उनकी एनर्जी डिफरेंस कम है, इसलिए वहाँ पर वो हिस्सा लेते हैं। यानी एनर्जी डिफरेंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। नंबर 2,
यानी जब ऑफ वैलेंस शेल, ये जो ऑर्बिटल है ये आखिरी शेल के होंगे, वैलेंस शेल लास्ट शेल के ऑर्बिटल्स होंगे। लास्ट शेल से हरगिज़ मुराद ये नहीं है कि यानी पांचवा शेल है तो सारे ऑर्बिटल पांचवें शेल के होंगे, चौथा शेल है तो सारे ऑर्बिटल चौथे शेल के होंगे। चौथे और तीसरे के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो सकते हैं, चौथे और पांचवें के भी आपस में मिक्स हो सकते हैं, चूँकि उनकी एनर्जी डिफरेंस क्या है, कम है। नंबर 3, ये ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं उनके लिए क्या है, वो किस तरह हो सकते हैं, वो कम्प्लीटली फील्ड भी हो सकते हैं, हाफ फील्ड भी हो सकते हैं, और इसके अलावा ये वेकेंट ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। तो नंबर 3, these orbitals may be completely filled, half filled और वैकेंट। यानी जो ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं वो क्या होंगे, कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं वो कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। यानी यहाँ पर ये कम्प्लीटली फील्ड है और उसमें इन्वॉल्व हो गया, हाफ फील्ड भी हो सकते हैं और वैकेंट भी हो सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स आते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस तो हो गए ना कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन से रूल्स हैं और हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है इसकी अहमियत क्या है, इसके अलावा कार्बन में क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो वो फिर नेक्स्ट टॉपिक में कहीं पर डिस्कस कर लेंगे कि sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन किस तरह होती है, वो फिर अगले टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की जो इम्पॉर्टेंस है वो क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन की जो इम्पॉर्टेंस है, नंबर 1, इससे हम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर मालूम कर सकते हैं। कौन सी चीज़ मालूम कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और नंबर नेक्स्ट, रिएक्टिविटी एंड प्रॉपर्टीज़। रिएक्टिविटी एंड प्रॉपर्टीज़ तो ये भी हम मालूम कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पर चूँकि बहुत सारे कंपाउंड्स हैं उसमें हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा अहम होती है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, sp3 है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 तो यहाँ पर हो गया, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन ये फिर कार्बन में हम डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।